आज तक हम लोग बात कर रहे थे उन मस्खरों की, उन विदूषकों की, जिन्होंने हमारे देश के कोने कोने में लोगों को हंसाया। मगर आज हम जिनकी बात करने वाले हैं, भाई उनको अरब कहते हैं वो हमारे हैं, अफगान कहते हैं वो हमारे हैं, ग्रीक कहते हैं वो हमारे हैं, ईरानी कहते हैं, तुर्की कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, यहाँ तक कि चीनी भी कहते हैं, वो तो हमारे हैं। क्योंकि वो दुनिया भर घूमे और उससे भी ज्यादा घूमे उनके किस्से। इतने घूमे इनके किस्से कि यूनेस्को ने इनकी कहानियों को कहने को एक हेरिटेज घोषित कर दिया। तो भाई इतने मजेदार इंसान के किस्सों को सुनना तो चाहेंगे। शुरू करें कहानी फिर। आप सुन रहे हैं कल की कहानियां और मैं हूं अष्टम नीलकंठ। तो भाई मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर तुर्की में काम में व्यस्त थे। वो कुछ ऐसे दिन होते हैं ना, जब ना तो दिन की गर्मी खत्म होती है और ना ही काम। बस कुछ वैसा ही दिन था ये। पर दुनिया में ऐसी कौन सी चीज हुई है जो कि खत्म ना हो। तो फिर दिन के पूरे होते होते काम भी पूरा हो ही गया। अब थोड़ा तरोताज़ा होने के लिए नसरुद्दीन ने जाके घर का दरवाज़ा खोला तो पहाड़ों से उतरती ठंडी ठंडी हवाओं ने दिन भर की थकान को भी ठंडा कर दिया। अभी नसरुद्दीन ने 2-3 गहरी सांसें ली ही थीं। आराम आकर बस मन में बैठ ही रहा था कि शाम की चिड़ियों की चहचहाहट को तोड़ते हुए एक भारी भरकम जूतों की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जो कि उनकी तरफ धीरे धीरे आ रही थी। उन्होंने जब गली में झांक कर देखा तो देखा वो जूतों का मालिक जूते पहने हुए ही उनकी तरफ चलते हुए आ रहा है। भाई ऐसा आपके साथ हुआ है कभी कि किसी शख्स से आप मिले हो और आपको याद तो है कि आप इससे मिले हो, पर नाम नहीं याद आ रहा है, चेहरा जाना पहचाना है, मगर कब, अरे कब मिले थे, कहाँ पर, कौन है ये। बस वैसा ही कुछ हो रहा था उस समय मुल्ला नसरुद्दीन के साथ कि भाई कुछ पहचाना हुआ चेहरा था, पर कहाँ। अभी नसरुद्दीन की खोज किसी मंजिल नहीं पहुंच पाई थी, मगर ये शख्स ठीक उनके सामने पहुंच गया और चहक के बोला, अरे मेरे भाई नसरुद्दीन, कैसे हो तुम? अरे मेरे भाई असद। ठीक मौके पे ही नसरुद्दीन को याद आया कि ये तो उनके चाचा का लड़का असद था। अरे वही असद जिसके साथ बचपन में कितनी बार चड्डी में और बिना चड्डी के भी कितने ही खेल खेले, कितनी ही शैतानियां की। भाई कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कि टाइम कैप्सूल की तरह होते हैं। आपको मिलते हैं और आप उनके साथ उसी जगह उसी समय पहुंच जाते हैं जो आपने उनके साथ गुजारा होता है। मुल्ला नसरुद्दीन भी यादों की गलियों से होते हुए पहुंच गए सिवरी हिसार, जहां उन्होंने अपना बचपन काटा था। कितना समय बीत गया ना यार। सब ठीक तो है ना सिवरी हिसार में? अरे सिवरी हिसार में क्या कुछ होना है। सिवरी हिसार तो वैसा ही है जैसा तुम छोड़ के गए थे जब हम दोनों चड्डी में खेला करते थे। हाँ, तुम्हारी अक्लमंदी के किस्से कई बार पहुंच जाते हैं वहां तक। बड़ा फक्र होता है यार सुन के। अरे वो तो सब ऐसे ही लोग बना देते हैं। हाँ, हमें भी यही लगता है, ये लोग बना देते हैं। अरे वरना तुम हम सबसे कोई अलग थोड़ा ही थे। और क्या, अरे हम सब सिवरी हिसार वाले हैं ही इतने अजब गजब कि हमारे किस्से चल निकले। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ यार। अब असद तो था ही सफर का थका हुआ, बस बुलावे का इंतजार ही कर रहा था। झट से अंदर घुस गया और हाथ मुंह धोने चला गया। पीछे से नसरुद्दीन ने कहा, हाँ हाँ अपना ही घर समझो। पर एक बड़ी ही अजीब बात उस समय हुई। जैसे जैसे असद चल रहा था वैसे वैसे बहुत ही अजीब सी आवाज मुल्ला नसरुद्दीन के कानों में पड़ रही थी।
अब कैसी आवाज थी वो, क्या कहा जाए। हाँ, बत्तख की आवाज। मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि उनका दिमाग खराब हो गया है। भाई, कोई पैर में बत्तख बांध के थोड़ा ही चलेगा। और वैसे भी बत्तख यहां पर मिलनी बहुत ही मुश्किल थी, तो बत्तख आएगी कहां से। आखिरी में वो इसी नतीजे पे पहुंचे कि शायद उनका दिमाग ही उनके साथ मजाक कर रहा है और वहीं कहीं से उनको ये आवाज़ आ रही है। तो इसीलिए दिमाग को थोड़ा सा बहलाने के लिए और मेहमान नवाजी के लिए भी वो रसोई में चले गए कि भाई अपनी पत्नी आयशा को बोलें कि नहीं, आयशा को नहीं बोल सकते थे कुछ भी, क्योंकि आयशा रसोई की सफाई कर रही थी। और आयशा को रसोई की सफाई या फिर कोई भी सफाई करते हुए कोई भी काम कह देने का मतलब है मौत को दावत देने से भी बड़ा खतरा मोल लेना। तो भाई मुल्ला नसरुद्दीन गए और उन्होंने चाय और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। मगर वो बत्तख की आवाज थी कि कान में आना बंद ही नहीं हो रही थी, और वो शायद नसरुद्दीन को ही सुनाई दे रही थी, क्योंकि आयशा तो बड़े आराम से अपना काम कर रही थी। अब भाई वो कोयल की आवाज तो थी नहीं कि मीठी मीठी कानों में आए और अच्छी भी लगे। वो तो कर्कश बत्तख की आवाज थी, ऐसी आवाज जो कि सरदर्द कर दे। आखिरी में मुल्ला नसरुद्दीन ने असद के लिए सामने नाश्ता सजाया और इस दिमाग की आवाज को धीरे करने के लिए थोड़ा जोर से चिल्ला दिए, अरे भाई नोश फरमाए। असद को लगा कि मुल्ला नसरुद्दीन का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। अब वहां पर शर्म को बचाते हुए, झिझकते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछ ही लिया, यार असद, ये आवाज तुमको भी सुनाई दे रही है क्या? हैं? कैसी आवाज? अरे ये बत्तख जैसी आवाज। असद हंसते हंसते ही बाहर गया और बाहर से एक मोटी सी बत्तख लेकर आया। इतनी मोटी ताजी बत्तख कि नसरुद्दीन ने जिंदगी में आज तक वैसी बत्तख नहीं देखी थी। नसरुद्दीन की तो बाँछें ही खिल गईं, क्योंकि भाई वैसे भी उस इलाके में बत्तख का गोश्त तो आसानी से मिलता था नहीं। बहरहाल सुबह तड़के भोर होते ही असद अपने सफर पर वापस रवाना हो गया, और शाम होते ही मुल्ला नसरुद्दीन ने बुलाया अपने सभी दोस्तों को और बत्तख को स्वाद के साथ सबके साथ बांट के खाया। भाई मुल्ला नसरुद्दीन इस बात के तो बहुत ही पक्के थे, यारों के यार मुल्ला नसरुद्दीन। बत्तख का स्वाद भी ऐसा था कि गर्मियां चली गईं, गर्मियों से पतझड़ आ गई, मगर जुबान से ना बत्तख का स्वाद गया और ना ही यारों दोस्तों से बत्तख की बातें। खैर, पतझड़ का समय आ गया था और मुल्ला नसरुद्दीन ऐसे ही शाम को एक दिन अपने घर पे बैठे थे कि दरवाजे पे एक दस्तक हुई। नसरुद्दीन ने चेहरा पहचानने की बहुत कोशिश की, मगर इस बार वो चेहरा नहीं पहचान पाए और पूछा, जी जनाब आप? जी जनाब, मैं असद का रिश्तेदार हूँ। जी वही असद जिसने आपको गर्मियों में मोटी मोटी बत्तख का तोहफा दिया था। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर मैं यहाँ पर रात गुजार पाऊँ तो। अब भाई नसरुद्दीन मना क्यों ही करते, क्योंकि अब ये अनजान आदमी तो रह नहीं गया था, और वैसे भी मुश्किल में इंसान की मदद कर देनी चाहिए, ऐसा नसरुद्दीन मानते थे। तो भाई उन्होंने बेहतरीन मेहमान नवाजी की, अच्छा सा खाना पकाया और मेहमान ने भी मन से खाया और दुआएं दी। अगले दिन तड़के भोर ही ये अनजान मेहमान अपने सफर पर वापस आगे रवाना हो गया। भाई मेहमान तो आया, मगर इस बार बत्तख नहीं आई। यही बात बार बार नसरुद्दीन के मन को कचोट रही थी। तो नसरुद्दीन का ही दूसरा मन बोला, भाई कैसा जाहिल आदमी है तू, दूसरों की सेवा के एवज में कुछ उम्मीद रख रहा है। अबे बेवकूफ आदमी, ये तो इंसान का धर्म है दूसरों की सेवा करना। तो इस तरीके से
अपने मन को नसरुद्दीन ने समझा लिया। पर आगे जो होने वाला था वो ना तो नसरुद्दीन का मन जानता था और ना खुद नसरुद्दीन। धीरे धीरे मौसम में सर्दी बढ़ती गई और नसरुद्दीन के घर आने वाले मुसाफिरों की गिनती भी। पहले असद के रिश्तेदार आए, फिर असद के दोस्त आए, फिर असद के रिश्तेदारों के दोस्त आए, फिर असद के दोस्तों के रिश्तेदार आए, फिर असद के दोस्तों के रिश्तेदारों के दोस्त आए, फिर असद के दोस्तों के दोस्तों के दोस्त आए, फिर दोस्तों के रिश्तेदारों। हो जाने कौन कौन आया। इतनी रिश्तेदारियां तो नसरुद्दीन को खुद नहीं मालूम थी जितनों की वो खातिरदारी कर चुका था, और उस खातिरदारी में अपनी मुर्गियां कुर्बान कर चुका था। हर बार कोई नया शख्स आता, असद के दिए हुए मोटी बत्तख के तोहफे की याद दिलाता और एक तरीके से उसी तोहफे का ब्याज वसूल कर जाता। कितने ही मेहमान आए, पर बत्तख फिर नहीं आई, बत्तख फिर नहीं आई। इस सब के बावजूद भी नसरुद्दीन मन से हर किसी मेहमान की मेहमान नवाजी करता रहा। मगर कब तक? ये सर्दी थी जो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी, और मुर्गियां बाड़े के अंदर बस गिनती की बच गई थी। मेहमान बढ़ते गए और मुर्गियों के सूप में से मुर्गियां धीरे धीरे कम होती गईं। सर्दियां अपने चरम पे थीं कि नसरुद्दीन के दरवाजे पर फिर से एक अनजान दस्तक हुई। जी आप कौन? जी मैं एक आदमी को जानता हूँ जो एक और आदमी को जानता है, जिसके रिश्तेदार का एक दोस्त उस औरत को जानता है जिसका पति एक बार सिवरी हिसार से गुजर रहा था, और उसने सुना था कि एक आदमी है जो कि एक मोटी बत्तख आपको तोहफे में दे के गया है, तो बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मेरे को यहाँ रात गुजारने दें। नसरुद्दीन का मन तो किया कि इस अनजान आदमी को सिवरी हिसार तक ही पीट पीट के लेके जाए, मगर वो खून का घूंट पी गए। मेहमान के हाथ मुंह धुलवाए गए, नाश्ता तैयार किया गया और वो तो बिल्कुल भूखे शेर की तरह नाश्ते पे झपट पड़ा। कटोरी पे से जैसे ही उसने तश्तरी उठाई, उसका तो मुंह ही उतर गया। अरे भाईजान, इसमें तो बत्तख का सूप है, ना ही मुर्गी का। ये तो बस गर्म पानी लग रहा है। अरे साहब, ये पानी नहीं है, असल में ये पानी उसी मुर्गी के बाड़े से आ रहा है जो कि उस मुर्गी को जानता है, जो कि एक मुर्गे की दोस्त है, जिसकी बीवी के चाचा के ताऊ के फूफे के देवर ने एक मोटी बत्तख को मेरे यहाँ आते हुए देखा था। अरे पीजिए पीजिए आप, बहुत ही बेहतरीन है। अब भाई समझदार के लिए इशारा ही काफी। मेहमान ने सोचा कि अगर नाश्ता ऐसा खिला रहा है तो रात को सोने के लिए बिस्तर न जाने कैसा दे। तो भाई मेहमान ने गरम गरम पानी गटका, बड़ी तहजीब के साथ खड़ा हुआ, मेहमान नवाजी का शुक्रिया किया और अपने सफर पर आगे रवाना हुआ। वो दिन था और आज का दिन है। मुल्ला नसरुद्दीन के यहाँ बिना बुलाया मेहमान फिर कभी नहीं आया। तो भाई कैसी लगी कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की? भाई इस कहानी के लिए हम दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे शाहरुख हुसैन जी का, जिन्होंने लिखी किताब द विजडम ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन, और हम आप तक नसरुद्दीन का ये बेहतरीन किस्सा लेकर आ पाए। थैंक यू शाहरुख जी। और आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो साथियों को सुनाइए, फॉरवर्ड कीजिए, बच्चों को सुनाइए। पॉडकास्ट तो आपने फॉलो करके रखा ही होगा, और इतना पसंद आ रहा है तो रेट भी कर दीजिए। अगले शुक्रवार आपसे फिर मुलाकात होगी, इस बार कुन्नायन के किस्सों के साथ। कौन है ये कुन्नायन और कैसे हैं इनके किस्से, जानिए अगले शुक्रवार। आप सुन रहे थे कल की कहानियां, और मैं हूं अष्टम नीलकंठ।